जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अपने सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ प्रेजेंट है आपके सामने, ठीक है। और इसको स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ पर हमने इसको लेफ्ट किया था, सॉल्ट ब्रिज था वो, ठीक है। तो अनदर अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब समथिंग न्यू, न्यू नॉलेज, न्यू गोल, ठीक है। आज का गोल क्या रहेगा कि जितना आज क्लास में रहेंगे आप उतना अच्छे से समझेंगे और उसको तुरंत याद करने की कोशिश करेंगे। ऑन द स्पॉट याद करेंगे उतना जल्दी वो आपके दिमाग में रहेगा और काफ़ी टाइम तक रिटेन रखोगे आप उसको। तो आप साथ साथ चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। 60-70% भी आपके अगर माइंड में रह जाती हैं चीज़ें लेक्चर ख़त्म होते होते भी, इसका मतलब आप बढ़िया अटेंटिव होकर के बैठे हैं, ठीक है। पूरा तो नहीं कहूँगी मैं कि पूरा पूरा सब कुछ आपको याद हो जाएगा, डेफिनेटली आपको दोबारा उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम है चीज़ें आपके लिए, बट पहली बार जितना भी है उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटेन करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल हमने बात करी थी, हम गैल्वेनिक सेल को स्टडी कर रहे थे, राइट। गैल्वेनिक सेल की पूरी हमने कंस्ट्रक्शन देखी थी, जिसमें दो रॉड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स जिनको हमने बोला था, उसके हमने उनको डिप कर रखा था किसमें, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में था, ठीक है। आपके डैनियल सेल में हम लोग स्पेशली आ गए थे और उसमें हमने वो सॉल्यूशंस थे, वो जिंक सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिखा, जिसमें रिस्पेक्टिवली जिंक रॉड और कॉपर रॉड को हमने इमर्स किया हुआ था और इनको हमने कनेक्ट किया हुआ था, किससे, एक्सटर्नली कनेक्ट किया हुआ था वायर्स की हेल्प से, राइट। और स्विच वगैरह लगाए हुए थे, एमीटर वोल्ट मीटर को देख रखा था, ये सब चीज़ें करी थी हम लोगों ने। और वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी, वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी, कौन सी, वो आई थी आपकी सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है सभी को? आपके पास भी नोट्स हैं, आप वहाँ पर भी साथ साथ देखते रहें और यहाँ पर भी देखते रहें। तो मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को मिली है और वो है आपका सॉल्ट ब्रिज। और यहाँ से डेफिनेटली मतलब एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये डैनियल सेल में से, ठीक है? कि इसके फंक्शंस बताओ, ये काम कैसे कर रहा है वो समझाओ। तो वो अब आपको समझना है जहाँ पर कल हमने छोड़ा था। फंक्शंस क्या है सॉल्ट ब्रिज, देखो ये दो पॉइंट आपको जब समझ में आएंगे जब आप यहाँ जो मैं समझा रही हूँ वो समझेंगे आराम से, ठीक है। अब सुनिएगा, ये जो कल दो बीकर हम बार बार बना रहे थे, एक में आपकी हमने जिंक रॉड को इमर्स किया हुआ था, ठीक है, याद आया। एक में हमने जिंक रॉड को इमर्स किया हुआ था और दूसरे में हमने कॉपर रॉड को इमर्स किया हुआ था विद देयर सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सॉरी जिंक रॉड है तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट, और इधर हमने क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कभी भी इस तरीके से तो प्रेजेंट होंगे ही नहीं जैसे ये मैंने लिखा है। ये कैसे प्रेजेंट होंगे, अपने आयोनिक फॉर्म में डिसोसिएट। यहाँ पर भी ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, अपनी आयोनिक फॉर्म में डिसोसिएट करके प्रेजेंट। मानते हैं इस चीज को, ठीक है। अब क्या होता है सुनिएगा, ये चीज आगे आपकी वायर से कनेक्ट है, आपने बल्ब वगैरह लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, स्विच लगा दिया एंड कनेक्ट यहाँ कर दिया आपने। अब आपने देखा था कि जिंक जो था वो डिप्लीट होकर के जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा था। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं वो चलना शुरू करते हैं यहाँ से, ये वाला टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल क्या था जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, इस टर्मिनल को हमने क्या बोला था, इस लेफ्ट वाले हाफ सेल को हमने बोला था एनोड। इस लेफ्ट वाले हाफ सेल को हमने क्या बोला था, एनोड बोला था, ठीक है। तो एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? यस मैम, हो रहा था। इलेक्ट्रॉन्स उठ करके कैथोड की साइड जा रहे थे जो कि राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है। कैथोड पर जा रहे थे, कैथोड पर हमने क्या देखा, वहां पर जाकर के जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है कॉपर 2+ आयन, ठीक है, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है कॉपर 2+ आयन। क्या था कि नहीं किया था कल? इसी को ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करवाते हैं और इसको कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, है ना। यही सब चीजें करी थी। यहाँ पर आपका कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा। अब हमें सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन कैसे समझ में आता है, जब ये इलेक्ट्रॉन जब आप ये देख रहे हो कि रॉड टूट करके किसमें कन्वर्ट हो रही है, जिंक +2 में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो आप खुद बताइए मुझे सोच करके कि जो सॉल्यूशन में पहले से प्रेजेंट है जिंक +2 और SO4-2, यानी जिंक का आयन और सल्फेट आयन पहले से प्रेजेंट था सॉल्यूशन में, आप रॉड भी तोड़ करके क्या कर रहे हो, किस में कन्वर्ट कर रहे हो, जिंक +2 में कन्वर्ट कर रहे हो रहे हो कि नहीं हो रहा है। और ये जो +2 है आपका जिंक +2, ये रॉड पर नहीं रुकेगा, ये मैंने बताया था आपको, ये उठ करके एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। मतलब ये कहाँ आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, नीचे, यानी सॉल्यूशन में आ जाएगा।
पहले से ही जिंक +2 है, सल्फेट -2 है, आपने आगे से और ऐड कर दिया। लेट मी चेंज द कलर फॉर दिस। आप सपोज कीजिए आपने जो बाहर से भेजे वो मैंने व्हाइट कलर से भेज दिए, ठीक है, आपने और भेज दिए हैं यहाँ से जिंक +2 भेजे कि नहीं भेजे? अगर जिंक +2 आयंस बाहर से भी भेज रहे हो, पहले से भी प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि इस एरिया में ये जो आपका सोल्यूशन है इसमें Zn+2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। Zn+2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर Zn+2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप खुद सोच के बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग कराना चाहते हो। इलेक्ट्रॉन यहीं से उठ करके तो इस साइड जा रहे थे। अगर इस सॉल्यूशन में पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था, आपने ऊपर से भी पॉजिटिव चार्ज उसको दे दिया, तो पॉजिटिव बहुत बढ़ गया। और अगर पॉजिटिव बहुत बढ़ जाएगा तो होगा क्या? तो होगा ये कि जो जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा ही नहीं पाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनको खींचने के लिए एक अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है इस डब्बे में, इस सेल में। पहले से पॉजिटिव चार्ज था, आपने और भेज दिया, पॉजिटिव की मात्रा बहुत बढ़ गई, तो ये पॉजिटिव क्यों जाने देंगे इस इलेक्ट्रॉन को? ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जाने में यानी दिक्कत हो जाएगी। एनोड से उठ करके कैथोड तक इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि सोल्यूशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। अभी तक तो ये दोनों जो चीज़ें थी वो बैलेंस थी, जितना जिंक +2 होगा उतना ही सल्फेट -2 होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा बाहर से जिंक +2 भेज रहे हो तो पॉजिटिव एक्स्ट्रा कर रहे हो, नेगेटिव को आपने छेड़ा तक नहीं। बात समझ में आई? ठीक है, चलो इधर की दिक्कत देख ली। एक पॉइंट को हम मान लेते हैं ये उठ करके किसी तरह चले भी गए, तो मान लिया यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स आपके पहुँच भी गए, क्या इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रैवल होके वहाँ तक पहुँच भी गए किसी तरीके से, जो कि पहुँचेंगे नहीं, पर फिर भी मैं एक बात को मान के चलती हूँ, एक 0.% हम प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं। जैसे ये यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे, आपने क्या देखा, पहले से सॉल्यूशन में क्या मौजूद है? कॉपर +2 मौजूद था, सल्फेट -2 यहाँ पर प्रेजेंट था। कॉपर +2 ने इलेक्ट्रॉन गेन करा और वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया। मतलब पहले जितने कॉपर +2 थे उतने ही सल्फेट आयंस थे, लेकिन अब कुछ कॉपर के आयंस तो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो गए और वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो मतलब सॉल्यूशन में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी कंपैरेटिवली? SO4 -2 की मात्रा, अमाउंट, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि कुछ कॉपर के आयंस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? कॉपर के एटम्स में। अब ये आयन नहीं रहे। आयन बैलेंस कब होता? जितने पॉजिटिव होते उतने ही नेगेटिव होते। हो क्या गया? कुछ पॉजिटिव हमने खपत करवा दिए, कुछ कंज्यूम करा दिए, तो अब हमारे पास क्या बचे? अब हमारे पास बचे हैं कुछ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आयंस बचे, है ना। यानी कंपैरेटिवली सल्फेट आयंस की मात्रा, क्वांटिटी ज़्यादा हो चुकी। बात समझ में आती है? तो अगर सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस ज़्यादा हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है, बाहर से भी नेगेटिव आ रहा है, तो आप खुद बताइए, क्या हमने ये नहीं पढ़ा कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं? सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, ठीक है। तो अगर रिपल्शन है तो किस में है बेटा? पहले से ही यहाँ पर ज़्यादा हो चुका है नेगेटिव चार्ज, और अब बाहर से भी किसको भेज रहे हो? नेगेटिव को भेज रहे हो। अंदर भी नेगेटिव ज़्यादा है, बाहर से आने वाला भी नेगेटिव ज़्यादा है, तो क्या ये नेगेटिव अंदर एंट्री ले पाएगा? किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अंदर इस वेसल में, इस वाले बॉक्स में एंट्री ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। यानी एक चीज़ तो हमें समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन्स जाने में भी दिक्कत हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स के आने में भी दिक्कत हो रही है ना। इलेक्ट्रॉन्स एनोड से आपको चलाने हैं इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ को? कैथोड को चलाने थे। एनोड कौन सा वाला सेल है? जिसमें जिंक सल्फेट था। कैथोड कौन सा वाला सेल है? जिसमें कॉपर सल्फेट। आपको आयंस उठा करके यहाँ से यहाँ पहुँचाने, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराना है, तभी जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, ठीक है। लेकिन दोनों जगह प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है अपना सॉल्ट ब्रिज। इसका सोल्यूशन कौन है? अपना सॉल्ट ब्रिज इसका सोल्यूशन। सॉल्ट ब्रिज, अब देखो इसका क्या काम होगा, कैसे काम होगा। जो आपका एनोड वाला सेल है वहां पर कौन ज्यादा हो गए थे? वहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया था, ठीक है, ये ज्यादा हो गया था, पॉजिटिव ज्यादा हो गया। कैथोड पे कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया? सॉल्यूशन के अंदर SO4 -2 ज्यादा हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा, और उधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा। क्या करेंगे? सॉल्ट ब्रिज अपना कमाल दिखाएगा। सॉल्ट ब्रिज किस तरह से वर्क करेगा देखिएगा। सपोज कीजिए मैंने सॉल्ट ब्रिज में KCl फिल करा हुआ है। क्या क्या फिल करा हुआ है? KCl फिल करा।
अब क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़ा था, मैं आपको एगर एगर सॉल्यूशन सॉल्ट ब्रिज में आपको लेना क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज में एक्चुअली में होता क्या है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो रिवाइज करा देती हूँ। सॉल्ट ब्रिज में एगर एगर के साथ आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल किया होता है, ठीक है, क्या फिल करते हो आप उसमें, इलेक्ट्रोलाइट फिल कर। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है आपको एग्जाम्पल दिए थे, KCl है, KNO3 है, K2SO4 है, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे थे कि नहीं रखे थे। अब सपोज करो मैंने इसमें से एग्जाम्पल उठा लिया कि मैंने KCl फिल करा हुआ है अगर अगर के साथ, ठीक है, तो KCl फिल करा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर वही बात आती है, क्या ये इसी फॉर्म में होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये K पॉजिटिव फॉर्म में होगा और Cl नेगेटिव की फॉर्म में होगा। K किस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव फॉर्म में होगा, और Cl किस फॉर्म में होगा, Cl नेगेटिव की फॉर्म। यस मैम होगा। तो क्या करेंगे, अपने आप काम कैसे चलेगा, जहां पॉजिटिव ज्यादा हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज आयंस इधर एनोड की तरफ ट्रेवल करने लगे, है ना, क्या बताया मैंने, जहां जिस सेल में आपका एनोड वाली साइड में Zn+2 ज्यादा हो रहा था, क्योंकि सल्फेट कम हो गए, Zn+2 ज्यादा हो गया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कुछ क्या देने पड़ेंगे, सॉल्ट ब्रिज अपने आप क्या फेंक देगा अंदर से, Cl नेगेटिव आयंस, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगी है, सिंपली क्या होगा, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली यहाँ से सिर्फ नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करेगा और उतना ही अट्रैक्ट करेगा जितना इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए। एक जिंक पर +2 का चार्ज है, एक क्लोरीन पर -1 का चार्ज है, मतलब एक जिंक +2 आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 Cl नेगेटिव आयंस की जरूरत होगी, तो यहाँ से 2 Cl नेगेटिव आयन ट्रैवल करके एनोड वाली साइड आएंगे। बात समझ में आती है, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना, तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर आपने पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका बेनिफिट क्या निकला, इसका बेनिफिट यही है कि अगर पॉजिटिव ही तो वो रीजन था जो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा था, है ना, अपनी तरफ खींच रहा था, अब वही पॉजिटिव आपने खत्म कर दिया, अगर वो पॉजिटिव खत्म हो गया तो मतलब आपकी क्या स्टार्ट हो जाएगा भाई, इधर से इलेक्ट्रॉन को टिकट मिल जाएगी जाने की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम एनोड, एनोड ने क्या कहेंगे, ग्रीन फ्लैग दिखा दिया कि अब आप जा सकते हो, किसको दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन को, जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं, जो परेशानी थी वो सॉल्ट ब्रिज ने खत्म कर दी, ठीक है। अब उधर भी तो कुछ ज्यादा हो गया था, क्या ज्यादा हो गया था, उधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया था, तो उसी सॉल्ट ब्रिज में से यहाँ पर कौन ट्रैवल करके आएगा, पॉजिटिव आयंस ट्रैवल करके आएंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। एक सल्फेट आयन पर -2 का चार्ज है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 पॉजिटिव चाहिए, मतलब 2K पॉजिटिव, इधर 2 Cl नेगेटिव 2K पॉजिटिव पहुंचेगा और इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। अगेन इसके करने से क्या हुआ, इसके करने से क्या हुआ, इनके आने से हुआ नेगेटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया आपका, न्यूट्रलाइज हो गया। क्लियर है मेरी बात सभी को, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर वही वाली बात, इसका क्या बेनिफिट निकला, इसका बेनिफिट मैम ये निकलता है, बेनिफिट ये निकलता है, जो कैथोड की साइड में यही आयंस थे जो इलेक्ट्रॉन को एंटर नहीं करने दे रहे थे, उधर से तो ग्रीन फ्लैग मिल गया पर इधर भी तो कुछ होना चाहिए, एंट्री मिलनी चाहिए, एंट्री देने के लिए कैथोड पर ये नेगेटिव चार्ज अलाउड नहीं कर रहा था, नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया है पॉजिटिव आयन ने, यानी नेगेटिव चार्ज आपका क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो मतलब नाउ आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू कैथोड सेल, आपका जो राइट साइड वाला सेल है वहां पर आपका कैथोड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री चालू हो जाए, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है कि दोनों तरफ के जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो क्या कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो, एक्स्ट्रा चार्जेस को क्या कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। क्या मेंटेन करके चलना है हमें, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, और इस एक टर्म का मतलब ये सब है जो मैंने अभी आपको समझाया, इस छोटी सी टर्म का ये मीनिंग निकलता है जो भी अभी आपको मैंने समझाया कि किसी पर्टिकुलर सेल में एनोड पे कैथोड पे जहाँ कोई पर्टिकुलर चार्ज एक्सेस में हो रहा था, उस एक्सेस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप
जो था उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए हमें सॉल्ट ब्रिज की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके सामने कंक्लूजन लिख देती हूँ। क्या था आपका कि एनोड एंड कैथोड, एनोड और कैथोड पर दोनों पर क्या चल रहा था, डेवलप्स, दोनों पर डेवलप हुआ था। क्या डेवलप हुआ था, डेवलप्स दी एक्सेस चार्ज, दोनों पर ही एक्सेस चार्ज क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था। वो एक्सेस चार्ज क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था। एनोड पर नेगेटिव डेवलप हो रहा था, कैथोड पर पॉजिटिव डेवलप हो रहा था। सॉरी क्या बोल दिया, एनोड पर पॉजिटिव जिंक +2 की तरफ से और कैथोड पर सल्फेट -2 की वजह से नेगेटिव डेवलप हो रहा है। तो दोनों पर आपका चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, डेवलप्स द नेगेटिव चार्ज। अगर ये डेवलप्स कर रहा है एक्सेस चार्ज अगर डेवलप हो रहा है तो क्या हो रहा है, इट स्टॉप्स द करंट फ्लो, इट स्टॉप्स द इलेक्ट्रॉन फ्लो। की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो रहा है, रुक रहा है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकेगा तो सेल की वर्किंग स्टॉप हो जाएगी, सेल वर्किंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और उसी वर्किंग को दोबारा स्टार्ट करने के लिए हमें सॉल्ट ब्रिज की सहायता चाहिए। ये हमारी पूरी प्रॉब्लम है जो मैंने आपसे डिस्कस करी। दिस इज द होल प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या दिया किसी ने, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है अपना कमाल का सॉल्ट ब्रिज। डेफिनेटली एक ब्रिज की तरह ही काम कर रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉर्ट आउट करने का काम करती है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो उसी पेज पर अपने वापस आते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट। पहली बात तो क्या है, ये अंदर के, बाहर तो आपने तार से कनेक्ट कर दिया था, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया था, लेकिन अंदर ये भी तो जैसे हम लोग करते हैं ना घर में, घर में क्या होता है, बाहर की वायरिंग आपने कर ली, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अर्थिंग होनी जरूरी है। होता है कि नहीं होता, इतना तो सभी जानते हैं, अर्थिंग होनी जरूरी है। एक वायर ऐसी होती है जो सीधा अर्थ में एक्सेस करंट को ट्रांसफर करती है, यानी वहां से भी आप कनेक्ट होने जरूरी होते, उसी के बाद आपका सर्किट कंप्लीट होता है, राइट। वो सर्किट कंप्लीट होगा तब घर में जो है लाइट वगैरह आती है। वही बात यहाँ पर है, एक्सटर्नल आपने सर्किट कंप्लीट किया वायर्स का यूज करके, लेकिन इंटरनल दोनों सॉल्यूशन का कनेक्शन किसने प्रोवाइड किया था, इस इनर सर्किट को किसने कंप्लीट किया था, इस इनर सर्किट को कंप्लीट किया था हमारे सॉल्ट ब्रिज। पहला फंक्शन समझ में आता है, ठीक है। बोर्ड का भी फेवरेट क्वेश्चन है आपके, और आपके किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन 1 और 2 लाइन में, और बोर्ड में तो पूरा लिखने के लिए ही पूछ लिया, ठीक है। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द 2 हाफ सेल्स। अभी बोला मैंने, ये वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस है, ये वर्ड आपको लिखना है। टीचर जैसे ही इस वर्ड को देखेगा समझ जाएगा, मतलब बच्चे ने इस टॉपिक के बारे में पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द 2 हाफ सेल्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस विच इंश्योर्स द फ्लो ऑफ करंट। अभी बोला मैंने, अगर ये आयंस का मूवमेंट नहीं हुआ दोनों साइड तो करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना। ये अंदर के सर्किट में आपको एक्सेस चार्ज खत्म करना है, तभी बाहर के सर्किट में कौन आराम से ट्रैवल कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर सकता है। ये बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें पूरी लिख करके दिखा रखी है। केसीएल आपने यहाँ पर फिल कर रखा था, यहाँ पर जिंक पॉजिटिव को खत्म करने के लिए यहाँ से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पर पॉजिटिव को खत्म करने के लिए आपके पास बिल्डअप जो हो रहा है एक्सेस चार्ज, अपने रिस्पेक्टिव चार्जेस जो हैं ट्रैवल करते रहेंगे, ठीक है जी। क्लियर है। सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर आपका क्या होता है, समाप्त होता है, यानी गैल्वेनिक सेल एक तरह से आपका समाप्त होता है, ठीक है। चलिए अब अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने सेल देख लिया, सेल कैसे वर्क करता है। हम लोग बात कर रहे हैं कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, हम लोग बात कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जिसमें केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। अभी इसी पेज पे अगर मैं वापस चलूँ तो आप एक चीज़ देखो, मैंने आपसे कहा, क्या कहा मैंने कहा कि अगर ये आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा देते हो, सारी प्रॉब्लम देख करके इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा दोगे तो डेफिनेटली क्या देखोगे आप, सर्किट में अगर आपने कोई बल्ब या कोई भी कंडक्टर रखा हुआ है तो वो ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ये ग्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। आपने बाहर से कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने केमिकल्स यूज करे हैं और आपने उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी है इस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से, जो कल हमने पढ़ी थी। एनोड पर ऑक्सीडेशन हाफ, कैथोड पर रिडक्शन हाफ, ठीक है। और इसी का रिजल्ट था इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल। और जहां इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, कोई भी बच्चा इस बात से कंफ्यूज ना हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से जब दूसरे टर्मिनल तक ट्रैवल करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, कोई नहीं रोक सकता इस चीज।
तो आपको क्या दिखाई देगा कि वोल्ट मीटर में आपको कोई डिफ्लेक्शन दिखाई देगी, ठीक है, और आपका बल्ब वगैरह क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी वर्किंग पूरी खत्म होती है आपके डैनियल सेल की। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, वो है आपका सेल नोटेशन, ठीक है। क्या है आपका सेल नोटेशन? चलिए थोड़ा सा इसको लार्ज कर, ठीक है, विजिबल है सभी को? हाफ पे मैं काम करके दिखाती हूँ आपको और हाफ आपके सामने लगा, ठीक है। अब देखो सेल नोटेशन क्या है बेटा, एक सेल को दिखाते कैसे, जैसे 9th 10th में 11th में भी आपने देखा कि एक एटम होता है, एक एटम को कैसे दिखाते हैं, उसकी एक नोटेशन होती है कि नहीं होती मैम? बीच में उसका सिंबल होता है, सिर पे उसका एटॉमिक, सिर पे उसका मास नंबर होता है, और पैरों में यानी कि नीचे आप सबस्क्रिप्ट में छोटा सा क्या लगा के रखते हैं, एटॉमिक नंबर लगा के रखते हैं। उसी तरीके से सेल को हम केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल को केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल की रिप्रेजेंटेशन या फिर सेल नोटेशन। सेल की रिप्रेजेंटेशन या फिर सेल नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उधर बाद में देखेंगे, पहले आप इधर आएंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे आप, जो सॉल्ट ब्रिज होगा उसको आप डबल लाइन से दिखाएंगे। डबल लाइन क्या दिखाएगी आपको, सॉल्ट ब्रिज दिखाएगी, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज तो हर सेल में होगा ही होगा। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, आप ऐसे खड़े हो कॉपी पे ऐसे काम कर रहे हो, तो ये आपका लेफ्ट साइड होगा, ये आपका राइट साइड होगा। जो आपका लेफ्ट साइड होगा हमेशा हर सेल का, वो हमेशा किसको दिखाएगा, वो दिखाएगा एनोड हाफ सेल को, ठीक है जी। किसको दिखाएगा वो, एनोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। और जो आपका राइट हैंड साइड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका राइट साइड है। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे ये राइट साइड है हमारा। कई नोटेशंस में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दे सकता है कि क्या लेफ्ट साइड राइट साइड किसको रिप्रेजेंट करता है। जो राइट साइड होगी आपकी सेल की, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, जैसे वहाँ रिप्रेजेंट कर रही थी कैथोड को, तो यहाँ पर भी तो वही दिखाएगा, कैथोड होगा। ये वाला साइड क्या होगा आपका, कैथोड। पहली बात तो ये हो गई, क्या मैम समझ में आता है हमें, ओके। अब यहाँ दिखाना क्या है, यहाँ आपको सारा काम लेफ्ट एनोड वाला दिखाना है, यहाँ आपको सारा काम किसका दिखाना है, कैथोड वाला दिखाना है। तो अपने जरा उसी टॉपिक पे वापस आते हैं, जरा डैनियल सेल का ही एग्जांपल लेकर के चल देते हैं हम लोग स्पेशली। ये तो एक जनरल नोटेशन मैंने दिखा दी, ठीक है। डैनियल सेल में क्या हो रहा था, एनोड पर क्या चल रहा था, एनोड पर क्या चल रहा था याद है सभी को, ऑक्सीडेशन। जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक +2 बाय लॉसिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या चल रहा था आपका, वो भी याद होना चाहिए, कॉपर +2 सॉल्यूशन में आ रहे थे, जो सॉल्यूशन में थे वो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं कॉपर एटम्स में, यही काम किया था हम लोगों ने। तो आपको क्या देखना है, ये जो एनोड है सिर्फ इसको पकड़ेंगे, कौन सा मेटल है, सबसे पहले आपको मेटल दिखाना है। मेटल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक सिंगल स्लैश लगाना है, कन्वर्ट हो रहा है वो जिंक +2 में, और एक्वस सॉल्यूशन कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हमने साइड में लगा दिया AQ। AQ। अब कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर कॉपर +2 पहले एक्वस जो सॉल्यूशन में है वही इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर भी आप सॉलिड लगा सकते हैं। हो गया सिंपल। यानी कि अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में देखूं तो मैंने क्या दिखा रखा है आपको यहाँ पर, आप देखिए इसको। आपको पहले दिखाना है एनोड, एनोड मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड आपने यूज करा था, आपने जिंक की रॉड यूज करी थी, उसका इलेक्ट्रोलाइट जो जो जिसमें कन्वर्ट हो रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है। आप याद करो सल्फेट SO4 2 नेगेटिव तो कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, उनको नहीं भी दिखाओगे तो चल जाएगा, और यहाँ लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप जिंक सल्फेट भी लिख सकते हो, बट मोर एक्यूरेट जिस पे मैं डबल टिक लगा रही हूँ वो वाला, मोर एक्यूरेट क्या रहेगा, जिस पे डबल टिक लगा रही हूँ वो वाला। 2 मिनट रुकिए। हाँ जी, तो आपको ये दिखाना है जो जिसमें वो कन्वर्ट हुआ था, अपने इलेक्ट्रोलिटिक फॉर्म में जिसमें कन्वर्ट हुआ था वो फॉर्म रखनी। उसके बाद कैथोडिक साइड पे क्या हुआ था, कॉपर +2, वहां पर भी SO4 2 नेगेटिव का कोई फंक्शन नहीं, कॉपर +2 ने अपने आप को चेंज किया था। किसने किस में चेंज हुआ था, कौन चेंज हुआ था, कॉपर +2 चेंज हुआ था अपने कॉपर एटम में। तो देखो कैथोड सॉल्ट ब्रिज लगाया आपने, फिर क्या दिखाया, कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट था उसका कॉपर +2। यहाँ पर कभी कोई टीचर कॉपर सल्फेट भी लिख करके दे सकते हैं, वो गलत नहीं हो,
ठीक है, बट मोर एक्यूरेट मैंने बताया ये वाला ज़्यादा बेटर होता है। कॉपर +2 का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपने लिखा और वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, अपने कैथोड में, यानी कैथोड कौन था आपका, कॉपर था। सिंपल है नोटेशन। मैं कोई सा भी सेल आपको दे देती हूँ तो आप उसके लिए आप इस तरह से लिख लेंगे, आराम से लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी तो हमने जस्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। सो मेनी क्वेश्चंस वी हैव टू डू, ओके। तो ये सेल नोटेशन हो जाती है। पहले क्या लिखना है, लेफ्ट साइड पे एनोड, बीच में सॉल्ट ब्रिज रहेगा, एनोड, एनोड किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में। फिर आपको क्या दिखाना है, कैथोड में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट था जो कि किस में कन्वर्ट हो गया, वहां पर कैथोड पे रिडक्शन दिखानी, और यहाँ पर क्या दिखाना है, ऑक्सीडेशन, सब कुछ मैंने आपको लिख करके दे रखा। ठीक है जी, चले आगे। अगला टॉपिक जो यहाँ पर है वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। वैसे तो हर इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही चलता जाएगा हर टॉपिक, पर ये जो है ना, ये मतलब एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है इस चैप्टर का। बच्चों को जनरली चीज़ें जो हैं ऊपर से निकल जाती हैं, तो आप कैच करने की कोशिश करें इसको, बिल्कुल भी ऊपर से जाने नहीं देना है, ठीक है। समझाने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी 100%। चलिए पहले इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये आपके पास लिखिए। ओके, अब देखो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वर्ड आया आपके सामने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको सिर्फ इतना समझना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैं इस वर्ड को तोड़ूं तो इलेक्ट्रोड कौन है आपका, वही एनोड और कैथोड। जैसे इलेक्ट्रोड वर्ड बोलेंगे आपके दिमाग में दो वर्ड आने चाहिए, एनोड और कैथोड। तो ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा कि आपको कहीं ना कहीं एनोड और कैथोड के बारे में कुछ बताने जा रहा है ये, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या है इसमें, पोटेंशियल। पोटेंशियल को अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में लिटरल मीनिंग इसका देखें तो हम क्या देखते हैं, पोटेंशियल मतलब किसी की एबिलिटी, है ना, किसी की कैपेसिटी, किसी के अंदर क्या एबिलिटी है। तो इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड की कुछ एबिलिटीज के बारे में बात करेगा, ठीक है। क्या बात करेगा अभी वो समझ में आ जाएगा। उससे पहले आप एक जनरल बात समझो बेटा। अगर आप एक नॉर्मल सरफेस पर बॉल रख देते, नॉर्मल सरफेस पर बॉल रख देते हैं और इस बॉल से को 10 मिनट तक लगातार देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्या ये बॉल कभी उठ करके अपने आप यहाँ से यहाँ जाएगी? अनलेस एंड अनटिल आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर दें तो बात अलग है। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ अपने आप, क्या ये अपने आप यहाँ से वहाँ जाएगी? तो आपका जवाब आएगा नहीं मैम, कभी नहीं जाएगी। हवा आ गई तो भी एक फोर्स होगी, वो आपने पैर मार दिया, हाथ लगा दिया तो भी एक फोर्स होगी। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, अपने आप आपने सरफेस पे एक बॉल रखी और उसको आप देख रहे हो और सोच रहे हो कि ये उठ करके वहाँ से वहाँ चली जाए, तो ये नहीं जाएगी अपने आप, तो ये काम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यही काम अपने आप हो जाता है, कैसे? अगर आप इसको किसी हाइट पर रख देते, यही बॉल आपने जरा सी हाइट पर रख दी जा करके, आप क्या देखोगे, ये बॉल जैसी आपने स्लांटिंग सरफेस पर रखी, ये अपने आप उठ करके टपकती हुई कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, टप्पा खाती हुई कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। यानी यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये काम अपने आप हो जाए, अपने आप हो जाए। यानी एक बॉल ने एक बॉल ने अपनी पोजीशन चेंज करी है ना, फाइनली बॉल यहाँ पहुँच गई, तो एक बॉल ने क्या करी, अपनी पोजीशन चेंज करी, राइट। ध्यान दीजिएगा जो मैं चीज़ें समझा रही हूँ। चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉल, चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन कब हुआ, जब आपने देखा बॉल हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ आती है अपने आप। आपने देखा कि हायर पोजीशन से, बड़ी ऊंची पोजीशन से, हायर पोजीशन से चीज़ों का मूवमेंट हो रहा है किस तरफ को, लोअर पोजीशन की तरफ। यानी ये बॉल अगर मूवमेंट शो करेगी तो उसको एक क्राइटेरिया चाहिए, क्या चाहिए, वो हाइट पे रखी होनी चाहिए, तो अपने आप वो स्लांट करके कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन। बात समझ में आती है? एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा, अभी इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कैसे करूँगी, 2 मिनट रुकिए। दूसरा एग्जाम्पल अगर आपके सामने मैं रखूँ, एक कप में बढ़िया गरम गरम चाय आपने फिल कर दी है, कॉफ़ी फिल कर दी है। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो, थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि ये ठंडी हो जाती है। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट इट विल कम कोल्ड, ठंडी हो गई। आफ्टर सम टाइम कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। मैम कैसे हो गई, क्यों हो गई? मैम
बाहर का टेम्परेचर कम है, बाहर टेम्परेचर कम है, कंपैरेटिवली कप का टेम्परेचर ज़्यादा है, कप का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो आपने देखा हीट मूव हुई है ना। अगर ये ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब हीट का मूवमेंट हुआ है, यहाँ पर हीट मूव करके गई है। और हीट मूव करके कहाँ गई, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ गई। वातावरण बाहर का कंपैरेटिवली ठंडा है, कप ज़्यादा गर्म है ना, कप का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आपने हीट का मूवमेंट देखा, जैसे बॉल का मूवमेंट हुआ था वैसे यहाँ हीट। और हीट कैसे मूव, मैम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। दो एग्जाम्पल में, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन इन दो एग्जाम्पल में एक बात निकल के आती है, किसी भी चीज़ का जो मूवमेंट है वो जनरली, एक जनरल मूवमेंट क्या होता है, आप फोर्सिबली तो क्या कर सकते हो, नीचे से कोई चीज़ ऊपर भी फेंक सकते, लेकिन एक जनरल मूवमेंट जो अपने आप स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है वो कैसे होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर। यानी कुछ काम होने के लिए डिफरेंस होना जरूरी है। ये काम था, ऊपर से नीचे आना काम था, तो इसके लिए एक डिफरेंस होना जरूरी था। क्या यहाँ पर क्या है वो डिफरेंस, यहाँ पर वो डिफरेंस है आपका हाइट का डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस है किसका, हाइट का डिफरेंस है कि नहीं है। हाइट का डिफरेंस था तो चीज मूव करके ऊपर से नीचे आ गई। यहाँ पर भी एक डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है, यहाँ पर है टेम्परेचर का डिफरेंस। मानते हो कि नहीं मानते, टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसीलिए हीट जो है गर्म जगह से कहाँ चली गई, ठंडी जगह को चली, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर चली गई। तो मैं और आप एक बात तो समझ गए, मैं और आप एक बात तो समझ गए, क्या समझ गए भाई हम, मैं और आप एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि भाई ये जो मूवमेंट है ना चीज़ों का, ये होता है किसी डिफरेंस की। तो मैम इसका हमारी केमिस्ट्री में क्या काम है, बिल्कुल काम है। अभी हमने जो सेल बनाए हैं उसमें मूवमेंट किसका करा रहे हैं हम लोग, उसमें भी हम किसी चीज़ का मूवमेंट करा रहे हैं, हम करा रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। और इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए भी हमें एक डिफरेंस चाहिए होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमने डिफरेंस देखिए, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी क्या देता, क्या होगा, एक डिफरेंस की वजह से। अब वो डिफरेंस जो होता है, उसी डिफरेंस को मैं बोलती हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। शायद ये वर्ड, शायद क्यों, 101% करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने चैप्टर 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नाम का एक वर्ड आता था जिसको आप वी से डिनोट करते थे, है ना। और ये डिफाइन भी ऐसे होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। शायद बच्चों को याद आ गया होगा अब तक। वी कैसे डिफाइन होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये वी ही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता था। बैटरी देखिए, बैटरी में लिखा होता है 0 पॉइंट इतने वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट की, 5 वोल्ट की बैटरी है, तो वो वोल्टेज क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि उसके दो टर्मिनल जो हैं बैटरी के, एनोड और कैथोड, उन दोनों पर एक पोटेंशियल डिफरेंस है, उन दोनों में, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। और वो जो डिफरेंस है उन दोनों टर्मिनल्स के बीच का, उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, डिफाइन कैसे किया जा सकता है बेटा जी, को डिफाइन ऐसे किया जा सकता है, डिफरेंस इन द पोटेंशियल, डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। किसी भी बैटरी के जो दो टर्मिनल हैं, है ना, कैथोड और एनोड दो ही टर्मिनल होते हैं जो अभी हमने पीछे पढ़े, उसी डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ द टू सेल ऑफ द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं छोटी क्लासेस में। यहाँ पर इसको हम ई से डिनोट करेंगे, जनरली यहाँ पर हम किससे डिनोट करेंगे, इसको ई से, अभी आएगा डिटेल में सब। ठीक है मैम, इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब अभी तक आपको इतनी बात समझ में आई है कि हाँ, एनोड का भी अपना एक, अच्छा एक बात बताओ, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस कब बनेगा, जब दोनों के पास कुछ कुछ वैल्यूज होंगी, है ना। दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कब बनेगा, जब इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा और इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर एनोड का भी कुछ पोटेंशियल है और कैथोड का भी कुछ पोटेंशियल है, तो दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंपल, राइट। जो दो टर्मिनल्स है ये कौन है बेटा, ये जो दो टर्मिनल्स हैं ये कौन है आपके, ठीक है। यही एक टर्म है थोड़ी सी जो आपको और एक्सटेंड करके समझनी है, उसके बाद तो सब कुछ बहुत आसान है। फिर ये दो टर्मिनल्स आपके हैं एनोड एंड कैथोड, इसका अपना खुद का एक पोटेंशियल होगा। देखो हिंदी में लिख देती हूँ मैं,
खुद का एक पोटेंशियल है, खुद का एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को क्या बोला जाएगा? कॉल्ड एज एनोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम? एनोड पोटेंशियल। उसी तरीके से कैथोड का भी खुद का क्या है? एक पोटेंशियल है, खुद का एक पोटेंशियल है। सबका अपना एक पोटेंशियल है, सबके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है। यही कैपेबिलिटी अभी मुझे समझानी है। खुद का एक पोटेंशियल है और इसके पोटेंशियल को तुम क्या बोलोगे? कैथोड पोटेंशियल। अब क्लास में दो बच्चे अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ तो दोनों की कैपेसिटी अलग अलग होती है कि नहीं होती है? दोनों की कैपेसिटी में जो डिफरेंस होगा उसी को उनके डिफरेंस बोल देंगे। उसी तरीके से इसके पोटेंशियल में और इसके पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा उसी को मैं क्या बोलूँगी? पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँगी। ठीक है, ठीक है मैम, इतना समझ में आ गया कि एनोड का अपना एक पोटेंशियल होता है, मैम कैथोड का अपना एक पोटेंशियल होता है। दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ में आती है। लेकिन मैम हमें तो यही समझ नहीं आया कि एनोड का पोटेंशियल क्या है और कैथोड का पोटेंशियल क्या है ना? हमें तो पहले यही समझना है। तो ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये होते क्या है, ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि कहाँ काम आ रही है। कैथोड का पोटेंशियल है, एनोड का पोटेंशियल है, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को, दोनों के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, जिसको मैं V से डिनोट करूंगी, यहाँ पर उसको E से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद अब मैम इन दोनों को समझा दो अलग अलग। तो देखो एनोड कह लो चाहे कैथोड कह लो, दोनों का मतलब तो इलेक्ट्रोड ही होता है। दोनों हैं तो इलेक्ट्रोड ही आपके, है ना? तो वो जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, यानी कैथोड का पोटेंशियल, एनोड का पोटेंशियल, उसको थोड़ा सा हमें समझना है। कैथोड का पोटेंशियल, एनोड के पोटेंशियल को समझना है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो मैंने आपके सामने एक बीकर तैयार किया है फिर से। क्योंकि एनोड या कैथोड बनता दिखता तो ऐसे ही है ना कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरा होगा और एक रॉड, आपने किसी मेटल की रॉड आपने ले रखी है, उसी मेटल का यहाँ पर सॉल्यूशन ले रखा है। मेटल का आपने क्या ले रखा है? सॉल्यूशन ले रखा है। जैसे वहां पर लिया हुआ था जिंक का और कॉपर का, लिया था कि नहीं लिया था? तो उसी मेटल का सॉल्यूशन है, जिसमें मेटल जो है आपको समथिंग स्टेट, कुछ स्टेट में मिलेगा, कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, Mn पॉजिटिव। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ इलेक्ट्रोलाइट आपने फिल कर रखा। ठीक है मैम, ये तो हम कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। अब हम मान के चल रहे हैं बेटा ऐसा कि ये जो मेटल है, अभी पहला केस मैं आपके सामने कर रही हूँ कि मेटल जो है ना, ये बहुत अच्छी टेंडेंसी रखता है ऑक्सीडाइज होने की। मैम क्या बोल गए आप? मैम मैंने कहा बच्चों ये मेटल मैंने माना कि बहुत अच्छी टेंडेंसी रखता है ऑक्सीडाइज होने की। ऑक्सीडाइज होना क्या होता है मैम? ऑक्सीडाइज होना होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, होता है कि नहीं होता? ठीक है मैम, अगर ये सॉलिड है, मतलब यहाँ मेटल की रॉड जो है आपकी, वो अगर ऑक्सीडाइज हो रही है तो कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ रही होगी। ऑक्सीडेशन तो यही होता है। मैंने मान लिया मैम n इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, जैसे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था तो यहाँ पर मैंने वो n लिख दिया। जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है कोई, उतना ही चार्ज उस पर आता है, यानी इस पर Mn पॉजिटिव आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, यही तो हमने किया है। अब ऐसा होने से क्या होगा बेटा कि जब ये कन्वर्ट हो रहा है आपके Mn प्लस में, मैंगनीज मत समझ लेना इसको, M और ऊपर N पॉजिटिव है थोड़ा, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो होगा, तो होता क्या है, ये उठ करके आता है यहाँ सोल्यूशन में कि नहीं आता? Mn पॉजिटिव सारा का सारा मैंगनीज उठ करके यहाँ पर सॉल्यूशन में आ जाएगा Mn पॉजिटिव, Mn पॉजिटिव, Mn पॉजिटिव आ गया। आने से क्या हुआ मैम? सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बहुत बढ़ गया है। मैम सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बहुत बढ़ गया है, बिल्कुल बच्चों बढ़ गया है ना? क्योंकि वो Mn पॉजिटिव रॉड पे नहीं रुकेगा, बताया मैंने, वो उठ करके तुरंत कहाँ आएगा? वो सॉल्यूशन में आएगा जहाँ पर ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और रॉड पर जो इलेक्ट्रॉन तुम छोड़ रहे हो वो रॉड पर इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, होगा कि नहीं होगा? तो इसको मैं कुछ अलग से दिखा देती हूँ कि ये जो रॉड है आपकी, ये जो रॉड है आपकी कंपैरेटिवली नेगेटिवली चार्ज हो गई कि नहीं हो गई? नेगेटिव चार्ज दोनों लेयर पर, दोनों हिस्सों पर इसके इकट्ठा हो गया, यानी ये हमारी नेगेटिवली चार्ज हो गई। और वहीं जो आपका सोल्यूशन है कंपैरेटिवली आस पड़ोस में जो सोल्यूशन भरा हुआ है उस पर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो Mn पॉजिटिव की वजह से, जो M पॉजिटिव आपका उठ करके सोल्यूशन में आ रहा है उसकी वजह से इस रॉड के आसपास कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया मैम। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? क्या आपको ऐसा होते ही आपको समझ में आया कि मैम यहाँ पर चार्ज सेपरेट हो गया है? मैम यहाँ पर क्या हो गया है? चार्ज सेपरेट हो गया, रॉड हो गई नेगेटिवली चार्ज। चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या हुआ?
रॉड हो गई आपकी कैसी चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और वहीं आपका जो सोल्यूशन है वो कैसा चार्ज हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और मैम जहां पर भी चार्ज सेपरेशन हो जाता है, इसी चार्ज सेपरेशन को मैं और कुछ नहीं, मैं यही बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ वहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। वहाँ क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। समझ आती है मेरी बात? जैसे ही आपकी रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गई और सॉल्यूशन आपका कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज हो गया, हम कहते हैं चार्ज सेपरेशन हो गया। और ये चार्ज सेपरेशन क्या दिखा रहा है? ये चार्ज सेपरेशन और कुछ नहीं, इसी को बोलते हैं हम, यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है? और ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है, इसी को बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलेंगे, और इसी को बोला जाएगा इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। चार्ज सेपरेशन होने की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, ठीक है, जो वोल्टेज क्रिएट हुई है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड यानी कि आपका मेटल एंड द इलेक्ट्रोलाइट आयंस ऑफ द सेम मेटल अंडर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यही बोला मैंने कि नहीं बोला? ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो क्रिएट हो रहा है किसके बीच में? इलेक्ट्रोड, ये रही वो आपकी रॉड, एंड द इलेक्ट्रोलिटिक आयंस, बगल में इसके आयंस हैं सारे, इसी के आयंस हैं सारे, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। क्यों क्रिएट हुआ समझ में आया? क्यों क्रिएट हुआ समझ में आया सभी को, है ना? रॉड को मैंने क्या मान लिया था कि रॉड हमारी ऑक्सीडाइज हो सकती है, तो रॉड ऑक्सीडाइज होकर के आयंस में कन्वर्ट हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ये, और आयंस जो होंगे वो यानी रॉड पर रुके रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और जो आपके पॉजिटिवली चार्ज आयंस है वो कूद के कहाँ गिरेंगे? तुरंत इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन में पॉजिटिव ज़्यादा हो रहा है और रॉड आपकी नेगेटिव चार्ज हो गई। जहाँ पर भी ऐसा कुछ हो जाए तो इस सिनेरियो को मैं बोलती हूँ चार्ज सेपरेशन हो गया। इस सिनेरियो को मैं क्या बोलती हूँ? चार्ज सेपरेशन। और जहाँ कहीं पर भी चार्ज सेपरेट होगा आज के बाद, आप बोलोगे एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वहाँ पर क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को स्पेशली एक नाम दिया गया है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। मैम आपने यहाँ पे केस नंबर 1 लिखा था, मतलब केस नंबर 2 भी एग्जिस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैं इसको एक अलग पेज पे लूंगी क्योंकि मुझे इस पेज की भी सहायता चलेगी अभी। तो आपने अभी वो वाला क्रिएट कर लिया, आप केस नंबर 2 देखो। दूसरा कौन सा केस हो सकता है? मैम हो सकता है जो कॉपर वाला काम हो रहा था डैनियल सेल में वो काम हो, रॉड में से कुछ भी छूट करके नहीं आई है, मेटल की रॉड है, यहाँ पर वो सॉल्यूशन पड़े हुए, इसके साथ कोई नेगेटिव चार्ज भी होगा, सिर्फ पॉजिटिव कभी एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ नेगेटिव कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? हो सकता है मैम दूसरा वाला केस हो जाए। क्या दूसरा वाला केस हो जाए गाइस? हो सकता है ये हो जाए कि इसको इसको क्या मिल जाए? इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। ये Mn पॉजिटिव जो है, इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, तो तुरंत ये मेटल में कन्वर्ट होगा, जो कॉपर ने किया था अपने उस वाले उसमें डैनियल सेल में, है ना? ये भी तो केस हो सकता है कि नहीं हो सकता? कि जरूरी नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़े रॉड, हो सकता है सॉल्यूशन में पड़े हुए जो आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करें। अब लोगों के बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मैम ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से? तो वही जो तार से लेकर के आई थी मैं, वही वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर वो दिखा नहीं रही हूँ, ठीक है? आप बाहर से इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं किसी तरीके से, तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन ले करके ये मेटल में कन्वर्ट हो जाए। तो तुमने देखा था कि यहाँ पर वो मेटल जो के जो एटम्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं कि नहीं? मेटल के एटम्स क्या होने लगते हैं? डिपॉजिट होने लगते हैं। अच्छा मैम, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर एक सिनेरियो क्रिएट हो गया मैम, जो जो आपका ये वाला सॉल्यूशन है उसमें से ये खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है, तो मतलब नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में बढ़ रहा होगा। मैं किसी और कलर से दिखा देती हूँ, ठीक है? अगर ये खत्म हो रहे होंगे, क्योंकि ये तो आपके खत्म हो रहे हैं, मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, सॉल्यूशन में जो पहले से प्रेजेंट इसके साथ नेगेटिव चार्ज था, जैसे कॉपर सल्फेट में SO4-2, वो यहाँ ज्यादा हो रहा होगा। और रॉड कंपैरेटिवली कैसे चार्ज हो गई? आपकी पॉजिटिव चार्ज हो गई, यानी यहाँ पे केस उल्टा हो गया। पिछले केस में क्या हुआ था? ध्यान दीजिए, रॉड आपकी नेगेटिवली चार्ज हुई थी और सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव चार्ज हुआ था जब इस रॉड ने ऑक्सीडेशन किया था, है ना? क्या किया था यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। अब अगला केस मैंने क्या दिखाया कि रॉड आपकी कैसी चार्ज हो रही है? पॉजिटिव, और सॉल्यूशन आपका नेगेटिव। लेकिन ये काम कब होता है? ये काम कब होता है? जब आपका रिडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है। तो मैम इसमें भी तो वही काम हो रहा है,
रॉड पे कोई चार्ज है और सॉल्यूशन पे कोई चार्ज है। फिर से हमारे पास ऐसा होते ही मैं कहूँगी कि मेरे पास क्या आ जाता है, चार्ज सेपरेशन आ जाता है। मेरे पास क्या आ जाता है, चार्ज सेपरेशन आ जाता है। और जहाँ भी कहीं चार्ज सेपरेशन आएगा, हम सब ने पढ़ लिया, वहाँ एक डिफरेंस क्रिएट होगा। चार्ज के डिफरेंस को मैं बोलती हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर भी क्या क्रिएट हो गया आपका, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। बात समझ में आई सभी को? यहाँ पर भी क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को स्पेशल एक नाम दे देते हैं ना, क्या नाम दिया जाता है उसको, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है ये, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। हो गया इतना? ठीक है मैम, दोनों जगह आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दिया, तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है बेटा, ये वाला ऑक्सीडेशन होते वक्त पोटेंशियल क्रिएट हुआ था। ध्यान दीजिए, ये वाला कब हुआ था, जब ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तुम स्पेशली बोलोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब कोई रॉड अगर ऑक्सीडाइज होकर के कुछ ये सब क्रिएट करेगी, तो उस एनोड, उसका जो पोटेंशियल होगा उसको तुम बोलोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये काम कब होता है, व्हेन टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। जब क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी होती है मेटल की, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी होती है मेटल की। तो जो चार्ज सेपरेशन क्रिएट होता है, इसी को मैं बोलती हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बात समझ में आई? और वही दूसरा पेज क्या कहता है कि अगर आपके सॉल्यूशन को रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, रॉड अब कुछ नहीं कर रहे, सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस पड़े हैं वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं, तो जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होगा, इसको तुम स्पेसिफिकली क्या बुलाओगे, इसको तुम स्पेसिफिकली बुलाओगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसीलिए वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसीलिए वो रिडक्शन पोटेंशियल। ये काम कब आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल कब देखोगे आप, व्हेन टेंडेंसी ऑफ अ मेटल आयन टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। जब मेटल आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेंगे, तो वहाँ जो क्रिएट होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और अगर लॉस करने का रॉड ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, तो जो टेंडेंसी यहाँ पर क्रिएट होगी, जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, दोनों को कलेक्टिवली मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक बात समझ में आती है मैम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों में क्या फ़र्क होता है आपके सामने मैंने पूरी तस्वीर बना करके रख दी। समझ आ गई बात? अगली टर्म देखो फटाफट यहाँ पर जल्दी से। अगली टर्म क्या कहती है, एक वर्ड आया तुम्हारे पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या वर्ड आया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा स्टैंडर्ड क्या होता है, यही इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो मैंने अभी मेजर करा है, उसको मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे करने लग जाऊँ, सारा काम किस में करने लग जाऊँ, स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है मैम, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ मेटल सेम इलेक्ट्रोड। ये सारी डेफिनेशन सेम, कब, जब आपका काम जो है 1 बार प्रेशर पे होने लगे, मतलब फिक्स कर दिया प्रेशर कितना होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते वक्त 1 बार का प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें थोड़ी लाइन में से आप लिख लीजिएगा, 1 बार का प्रेशर होगा 1, और आपका टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर भी आपका क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, 273 केल्विन वाला आपका टेम्परेचर होना चाहिए। और इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन 1 मोलर होनी चाहिए। ये वर्ड आपने 11th क्लास में खूब पढ़ा हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोलर में नापी जा रही है। तो 3 कंडीशन है, प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये तीनों चीज़ें 1-1 कर दो, कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दो, टेम्परेचर आपका 273 केल्विन कर दो, और आपका प्रेशर 1 बार का कर दो। अगर ये कंडीशन आप मेंटेन कर देते हो, तो हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, ये कंडीशन करने के बाद, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस इतना ही फर्क होता है। ठीक है, पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो समझाया, और इसी चीज़ को जब आप इन स्टैंडर्ड कंडीशन पर मेजर करने लगोगे, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या मेरी बातों से सभी सहमत हैं? अगली लाइन देखिए, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, जो हमारी IUPAC है, जो केमिस्ट्री के विधाता हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। बेटा अभी आगे चल करके टेबल में दिखाऊंगी, इसी में आपकी NCERT में एक टेबल दे रखी है, सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करके दे रखा है। ठीक है,
तो हमारी एनसीईआरटी में कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड लिखा मिल जाए तो मतलब वो सभी का क्या दिखा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दिखा रहा है ना। है होने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन कब, जब लॉस वाली टेंडेंसी हो, रिडक्शन पोटेंशियल कब, जब गेन वाली टेंडेंसी हो, ठीक है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी अगर सिंपल वर्ड यूज कर रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो ऑक्सीडेशन वाली बात कर रही है, रिडक्शन वाली बात कर रही है, तो हमें अंडरस्टूड रखनी है बात कि वो रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रही है। वो किसकी बात कर रही है, रिडक्शन पोटेंशियल की ही बातें चल रही हैं। तो उसने यही बोला है कि अगर आप कह रहे हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंपल मीनिंग है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अंडरस्टूड बात रहेगी, ठीक है। आप ये मत बोला मैम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दिया, हमें तो पता ही नहीं चला ये ऑक्सीडेशन की बात कर रहा था कि रिडक्शन की। अंडरस्टूड, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इसके अलावा वो कुछ कहेगा तो फिर वो स्पेसिफाई भी करेगा इस चीज, वो क्या करेगा, स्पेसिफाई भी करेगा। बात समझ में आती है सभी को, ठीक है। लास्ट बात देख लीजिए, अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्पेशली दिखाना है तो मैं क्या दिखाऊंगी, ई नो, ई स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड है ना, देखो मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, स्टैंडर्ड वर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब है यहाँ नॉड लगा हुआ दिखाई देगा, ई नॉड, क्या मिलेगा आपको, ई नॉड। नॉड का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे सारा काम हुआ है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एक मेटल जो होता है Mn पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, अगर मैं ऐसा लिख देती हूँ M जो है Mn पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो वो दिखा रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर ये रिडक्शन की बात करेगा तो इसका उल्टा कर दो, ई नॉड, मैंने बोला था ना पोटेंशियल को यहाँ पर ई से दिखाया जाएगा, पहले वी से दिखा रहे थे आप लोग वहाँ पर फिजिक्स में, वहाँ पर आज भी वी से ही दिखाया जाता है। तो रिडक्शन में क्या होता है, Mn पॉजिटिव जो है वो मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे दिखाएं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है, ऐसे दिखाएं तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। नॉड क्या दिखा रहा है कि काम सारा स्टैंडर्ड कंडीशन पर हो रहा है, ठीक है। अब काम की बात क्या है, काम की बात क्या कहता है, किसी एक मेटल का आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो और उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, एक बार उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, एक बार उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, दोनों की वैल्यू बिल्कुल कैसी आएगी, सेम, लेकिन उनके साइन में क्या होगा, डिफरेंस। मतलब अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने कैलकुलेट करा, ये चीज कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी सब, वो अगली क्लास का कॉन्सेप्ट है। आपने किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करा तो आप मान के चलो ये पॉजिटिव आया सपोज, तो उसी का रिडक्शन पोटेंशियल जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है आपके सामने, तो थोड़ा सा मैं इधर खिसकाती हूँ, इधर उसमें मिक्स हो रहा था। क्या बोला मैंने कि किसी चीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और उसका रिडक्शन पोटेंशियल दोनों सेम होता है, बस दोनों में किस चीज का फर्क होता है, साइन का फर्क होता है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसओपी का मतलब क्या है, सोप का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, लेकिन नेगेटिव का फर्क यानी साइन का फर्क रहेगा। किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, वाइस वर्सा चलेगा। मेरे हिसाब से दूसरा पेज भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम को पढ़ते वक्त लिखें, हिंदी में ही अपना क्वेश्चन लिखें, ठीक है। बट मैं बार बार बोलती हूँ एक बार कि स्टेप बाय स्टेप अपने गोल को अचीव करने के लिए लगातार काम करते रहिए, रुकना नहीं है। जब तक अचीवमेंट ऑफ गोल नहीं हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है, ठीक है। अपना काम प्रॉपर अच्छे तरीके से करते रहे। आपका टारगेट आज रहेगा पुराना क्लास रिवाइज करना है और इस नई क्लास को अच्छे से पढ़ के एनसीईआरटी वगैरह से काम करके उस सभी इंपॉर्टेंट लाइंस निकालनी है एंड देन रैप अप करना है फिर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।